वर्कशीट्स की सीरीज में अब हम तीसरी वर्कशीट के साथ हैं। आज हम एक नई वर्कशीट पर चर्चा करेंगे जिसमें आपको काव्यांश अगर आया तो 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और यदि पाठ पर आधारित अर्थ के आधार पर या कविता के आधार पर प्रश्न करने के लिए आया तो आपको 2-2 अंक के 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद है आपकी होली बहुत अच्छी मनी होगी। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर वीना शर्मा वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम निराला की लिखी हुई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई दोनों कविता उत्साह और अटनई रही पर चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, उम्मीद है उनमें से आपको आपके पेपर के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा शायद आपको और जरूरत ना पड़े। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं क्यों? कवि ने यहाँ पर बरसने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो लोग वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों को पहली बरखा की उम्मीद है, जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि बादल एक दिन बरसेंगे और उनकी जो परेशानियां हैं उनको वो खत्म करेंगे। इतना बड़ा आयोजन और बिना किसी हलचल के अगर हो जाएगा तो जो लोग बादलों के आने से प्रसन्नता का अनुभव कर पाते उनको तो पता ही नहीं लगेगा। तो कवि यहाँ पर जनमानस को जोड़ने के लिए, उनके अंदर रोमांच, क्रांति और परिवर्तन की अलग जगाने के लिए वो गरजने के लिए कहते हैं। आप और हम भी जब बारिश बरस जाती है तो अचानक कहते हैं अरे पानी बरस गया, हम चौंकते हैं क्योंकि हम बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं, हम बारिश को महसूस करना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम लाइफ में देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो बारिश से जुड़ने वाले लोग हैं उनके अंदर खुशी का संचार हो सके, उस खुशी के लिए कवि यहाँ पर गरजने का आह्वान करते हैं, क्योंकि अगर बादल गरजेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि बारिश आने वाली है और वो जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो पल उनके जीवन में अब आने वाला है। दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जैसा कि उत्साह मन में जोश भरता है और यहाँ कवि बारिश के माध्यम से सोए, परेशान, गर्मी से व्याकुल, परेशान लोग जो एक और धरती के अंग अंग को वर्षा के पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सबके अंदर जिस चीज की आस है और वो चीज उन्हें मिलने वाली है, इसका उत्साह उनके मन में जगाना चाहते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में वो बारिश के प्रति या बारिश से होने वाले उत्साह को जगाना चाहते हैं, उनके सोए निराश मन को फिर से ऊर्जा से भरना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस कविता का नाम उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? बादल नवजीवन का संचार करते हैं। गर्मी से तृप्त लोगों, जो गर्मी से परेशान लोग हैं, विकल हैं, अनमने हैं, परेशान हैं, उनको वो अपने शीतल जल से उनके जो गर्मी है उसको शांत करते हैं और प्रकृति में जल बरसा कर वो एक जीवन चक्र है उसको भी वो निरंतर करना चाहते हैं। कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है, क्योंकि जिस प्रकार बादल का जल बरसता है तो धरती का अंकुर फूटता है, धरती में नए नए पौधे और नए जीवन का संचार होता है। ऐसे ही बारिश सबकी जरूरत है और बारिश के आने से पूरी जो सृष्टि का चक्र है वो चलेगा और इसीलिए क्रांति लाने के लिए, एक परिवर्तन, एक चेतना, एक अलग जगाने के लिए उन्होंने बादलों का आह्वान किया है। कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है। इस प्रश्न को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कविता में नवजीवन वाले किसे कहा गया है और क्यों। 2 अंक का प्रश्न होगा, आपको 4 चीजें स्पष्ट करनी होंगी। यहाँ पर बादल और कवि दोनों को नवजीवन प्रदान करने वाले कहा गया है, क्योंकि कवि अपनी कविता से चेतना का संचार करता है, समाज में एक परिवर्तन की अलग जगाता है। वहीं बादल भी यही कार्य करते हैं, लोगों के मन में उत्साह, रोमांच और चेतना का आह्वान करते हैं, उनके अंदर खुशी का संचार करते हैं। इसीलिए कवि ने बादलों को उसके जल के कारण और कवि को कविता के कारण समाज में परिवर्तन लाने के लिए नवजीवन शब्द का विशेषण का प्रयोग किया है। कवि निराला बादलों से क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? बादलों में वो परिवर्तन की संभावनाएं देखते हैं।
हैं, बादलों में वो जनमानस को प्रसन्न देखने की संभावनाएं देखते हैं और प्रकृति के चक्र को बदलने की क्षमता देखते हैं। बादल अगर आते हैं, बादलों के आने से लोगों की खुशियां बढ़ जाती हैं, उनके मन अच्छे हो जाते हैं, उनकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो बादलों के आने से अगर हम कहें समूचा जनमानस प्रभावित होता है और सबका जीवन चक्र चलता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बादलों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? बादलों के लिए नव जीवन वाले प्रयोग किया है, बाल कल्पना के समान भी उनको बताया है। और विद्युत छवि जिसके मन में है वो बादल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे और अनंत के घन, वो अनंत के किसी भी दिशा से आने वाले बादल हैं, उनके लिए इन विशेषणों का प्रयोग। उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि निराला ने बादलों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों के विरोध पर बल दिया है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही आ सकता है और उस क्रांति को लाने का कार्य बादल करते हैं। उस परिवर्तन को लाने का कार्य बादल करते हैं। कविता में निहित रस एवं गुण बताइए। वीर रस की कविता है, ओज गुण है इसमें। जहाँ वीरता की बात आती है वहाँ पर ओज गुण होता है। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, यहाँ पर ओज गुण की बात है। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले आपका अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बाल कल्पना के से पाले जिस तरह से छोटे बालकों के केश होते हैं, घने, घुमावदार, एकदम काले और छल्लेदार, ऐसे ही जो बारिश को लाने वाले बादल होते हैं उनका रंग भी गहरा, काला और छल्लेदार होता है। और जिस प्रकार बालकों की मुस्कान या बालकों की छवि रोमांचित करती है, ऐसे ही वर्षा के बादल भी मन को रोमांचित करते हैं और मन में खुशी का संचार करते हैं। बादलों के हृदय में क्या विराजमान है? बादलों के हृदय में विद्युत छवि है, यानी कि जो दामिनी कौंती है, और वज्र का सा स्वर छिपा है। बिजली कड़कती है और उसमें जो तेज आवाज आती है, वो दोनों ही चीजें बादलों के हृदय में भरी हैं। विश्व के सभी लोग किस अवस्था में हैं? विश्व के सभी लोग बहुत भयंकर गर्मी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, और वो व्याकुल हैं, परेशान हैं, अनमने हैं। उनका किसी भी तरह से कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। यहाँ पर कवि जैसे बादलों का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि तुम अनंत आकाश से, आकाश का कहीं अंत नहीं है, तुम कहीं से भी आ जाओ और पूरे बादल पर, पूरे आकाश पर हे बादलों आप ऐसे छा जाओ कि कहीं से भी वर्षा का जल लेकर आओ और तुम ऐसे गरजो कि लोगों के मन के अंदर जो प्रसन्नता का संचार हो जाए, उनके अंदर उत्साह की जो भाव है वो जागृत हो जाए। परिवर्तन की चेतना जगा दो, रोमांच पैदा कर दो, खुशी पैदा कर दो। इन सब भावों को तुम कहीं से भी आकर पैदा कर दो, क्योंकि बादलों के लिए किसी आकाश से, किसी भी दिशा से आना कोई असंभव कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन इसी संदर्भ में कहा गया है। अब हम आते हैं, एक प्रश्न और ले सकते हैं आप। विद्युत छवि और में पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 2010-16 में प्रश्न आ चुका है। तो विद्युत छवि, यहाँ पर बादलों, आप देखते हैं कि बिजली कड़कती है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अब बादल आने वाले हैं। तो यहाँ पर बिजली की जो कौंद है, उसकी जो चमक है, वो बादलों के हृदय में विराजमान है। नवजीवन वाला विशेषण, ये जो प्रश्न है किसे कहा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कीजिए। अब हम आते हैं अट नहीं रही है कविता पर। पहला प्रश्न, अट नहीं रही कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, ये वसंत ऋतु में जो फागुन का महीना होता है, होली के आसपास का जो महीना होता है, उसमें प्रकृति अपने चरम यौवन पर होती है। और यहाँ मतलब कहते हैं कि वसंत की ऋतु में उस पर भी फूल खिल जाते हैं जो शायद काफी टाइम से सूखा पड़ा है पौधा, वो भी हरा भरा हो जाता है। तो अट नहीं रही कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आप पूरी कविता की जो समरी है उसको आप लिख सकते हैं। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रकृति अपने चरम यौवन पर है। इस कविता में श्रृंगार रस है और इतनी सुंदरता प्रकृति में भरी पड़ी है कि मानो वो धरती पर समा ही नहीं रही हो। घर घर
महक रहा है, फूलों की खुशबू से हर मन तृप्त है और तुम आकाश धरती ही नहीं आकाश को भी अपनी खुशबू से भर देना चाहते हो। आपका वीडियो यहाँ पर ये अट नहीं रहेगा, उत्साह का वीडियो पड़ा हुआ है। आपको जरा भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को जिसमें भावार्थ दे रखा है आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी व्याख्या बतानी है इस प्रश्न के उत्तर में। कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है? देखिए, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। जैसे नदी कब धनवान होती है? जब वो पानी से भरी हो, है ना। प्रकृति कब धनवान होती है? जब वो हरियाली से, फल फूल, पेड़ों, पहाड़ों, नदी, पानी से भरी हो। ऐसे ही जो खेत हैं वो कब धनवान होते हैं? जब उनमें भरपूर फसल आती है। तो यहाँ पर फागुन के महीने में चारों तरफ जो प्रकृति का यौवन बिखरा पड़ा है, मानो समृद्धि रूपी लक्ष्मी हर स्थान पर अपना प्रभाव जमा रही है और वो इतनी अधिक है कि मानो पूरे धरती को ही अपने आप से ढक देना चाहती है, अपनी सुंदरता से ढक देना चाहती है। तो श्री लक्ष्मी को कहते हैं, आप यहाँ पर मानवीकरण देख सकते हैं। और यहाँ कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जो फागुन के महीने की जो महक है वो हर व्यक्ति के मन में और हर घर में शामिल है। हर घर में तुम्हारी खूबसूरती दिखाई दे रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे फूलों की जो परागकण होते हैं, खुशबू होती है, भौरे हैं, तितली हैं और जो परागकण का सेवन करते हैं, वो जो कीट पतंगे हैं वो सब कुछ एक फूल से दूसरे फूल पर मंडरा रहे हैं। और उस महक को पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, बीजों को ले जाते हैं, इधर से उधर बिखेर देते हैं। और इस तरह से मानो, और जो आकाश का दृश्य है वो भी इतना मोहित कर देने वाला है, मानो फागुन के महीने का प्रभाव धरती ही नहीं आकाश पर भी छाया हुआ दिखाई दे रहा हो। कविता में निहित रस का भेद बताइए। श्रृंगार रस की कविता है। यहाँ पर पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण है। आप सोचोगे यहाँ श्रृंगार रस क्यों है? प्रकृति का सुंदर जो दृश्य होता है वो हमारे अंदर प्रसन्नता का संचार करता है, खुशी पैदा करता है, मन में अच्छे भाव पैदा करता है। और जब हम अच्छे मन से होते हैं तब हमारे अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति को सहज स्वीकार करना बहुत आसान होता है। कविता में प्रयुक्त अलंकार मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं आप, और अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है, कविता का भाव, एक पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पाठ पाठ शोभाश्री यानी कि हर स्थान पर, हर जगह जगह पर मानो प्रकृति अपनी समृद्धि को बिखेर कर अपने आप धनवान, संपन्नता और वैभव से पूर्ण दिखाई दे रही हो। मंद गंध पुष्पमाल पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रकृति में खिले जो फूल हैं उनकी मंद मंद जो खुशबू है वो पूरे वातावरण को महका रही है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने महकते महकते फूलों की माला अपने हृदय में धारण कर रखी हो। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काल है इनका आधुनिक काल, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। विधा है कविता, छंद है मुक्त छंद और भाषा है आपकी तत्सम प्रधान हिंदी खड़ी बोली। उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से ही आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हम अगली वर्कशीट के साथ जल्दी ही आएंगे आपके सामने और गुड लक। बहुत अच्छी तैयारी करिएगा, बहुत अच्छे अंक आपके आने चाहिए। इस शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।